सबसे पहले हैप्पी होली आप सभी को। आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा रंगों भरा दिन है एंड इस दिन आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है यहाँ पर कि वैसे तो बैंकर्स को छुट्टी नहीं मिल पाती है, लेकिन जो हॉलीडेज होते हैं, संडे होता है, नॉन वर्किंग सैटरडे होता है ना, जैसे आज होली है, तो इस दिन आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर पीपीबी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसका रिवीजन करवा रहे हैं, सो दैट पीपीबी की प्रिपरेशन आप इस लेवल पर करें कि आपका जीआईबी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में अब की बार क्लियर हो जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग पीपीबी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना, आईआईएफएस और पीपीबी का एग्जाम बैक टू बैक एग्जाम लगा हुआ है, लगातार प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अच्छा, 8 PM पर हम आपके साथ में डिस्कशन कर रहे थे, किसका 8 PM पर हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर मॉड्यूल डी हमने स्टार्ट किया था, है ना। मॉड्यूल डी की शुरुआत की है और मॉड्यूल डी में हम एक टॉपिक कवर किए थे जिसका नाम है एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव। यूनिट नंबर 51 है। तो ये जो यूनिट है आप सभी ने की हुई है, ठीक है। आप में से जो मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास अटेंड कर रहे हैं या इवनिंग में 8 PM पर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये यूनिट आप सभी ने कवर की हुई है। ओके, तो इसी के क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉड्यूल डी की। एंड जो पेड क्लासेस हैं पीपीबी की, वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं किस टाइम पर। मॉर्निंग में 8 AM पर क्लास आ रही है और इवनिंग में 8 PM पर। तो 8 AM और 8 PM पर दोनों समय पर, दोनों टाइम पर आपको पीपीबी की पेड क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्लासेस आपको मिलेंगी जीआईबी के महापैक 2.0 में। अगर आपके पास जीआईबी का महापैक 2.0 है तो मॉर्निंग में 8 AM और इवनिंग में 8 PM दोनों टाइम पर ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग व्हाई इज एथिकल कंडक्ट पर्टिकुलरली क्रूशियल, है ना। जो यहाँ पर एथिकल कंडक्ट है, एथिकल चीजें हैं, वो बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बैंक के लिए जरूरी क्यों है। यहाँ पर अगर हम बैंक को ध्यान में रखते हुए हैं, अगर बैंक को ध्यान में रखते हुए बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बिकॉज इट इंश्योर हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर। यहाँ पर हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्केट शेयर है, उसकी वजह से यहाँ पर ये जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बी कहता है, ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, बिकॉज द बैंकिंग सेक्टर ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। वहीं पर अगर सी को देखेंगे, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस इंपैक्टिंग द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी। सी कहता है बिकॉज इट सोनली फोकसेस ऑन पर्सनल गेन एंड इंडिविजुअल सक्सेस। यहाँ पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें। तो जब भी यहां पर एथिकल कंडक्ट की आएगी, बात आएगी कि बैंक के लिए जरूरी क्यों है, बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर क्योंकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है बैंक का वो है ट्रस्टवर्दीनेस। बैंक में जो ट्रस्ट है वो सबसे क्रूशियल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पब्लिक अपना जो पैसा है, पब्लिक अपना जो पैसा बैंक के पास में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी या अदर किसी फॉर्म में अगर बैंक के पास में डिपॉजिट कर रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ट्रस्टवर्दीनेस। और ट्रस्टवर्दीनेस, जो ट्रस्ट है वो कहां से आता है, वो एथिकल चीजों से आता है। और जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है। अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई इंपैक्ट आता है तो पूरी कंट्री के ऊपर इंपैक्ट आएगा, पूरी कंट्री के ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो उसका यहां पर ग्लोबल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एथिक्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो यहां पर नेचर ऑफ एथिक्स को डिस्क्राइब करेगी।
4 ऑप्शन है इसमें भी हमारे पास में, चारों को पढ़िए वो देखिए इनमें से कौन सा है जो यहां पर नेचर ऑफ एथिक्स को डिस्क्राइब करता है, नेचर ऑफ एथिक्स के बारे में बताएगा। तो एथिक्स इज ए पर्सपेक्टिव डिसिप्लिन दैट डील विद व्हाट इज करंटली प्रैक्टिस इन सोसाइटी। बी कहता है एथिक्स इज ए प्रिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन दैट डील विद व्हाट मस्ट बी और आउट टू बी डन बेस्ड ऑन मोरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। सी कहता है एथिक्स इज ए सेट ऑफ फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस दैट चेंज दी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। और डी कहता है एथिक्स सोनली फोकसेस ऑन लीगल स्टैंडर्ड्स एंड डिसरिगार्ड मोरल वैल्यूज। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें? तो अगर हम एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स यहां पर क्या है? इट इज ए पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, जो डील करता है यहां पर कि क्या सही है क्या गलत है, बेस्ड ऑन दी मोरल स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। तो यहां पर एथिक्स में जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, एथिक्स में जो सबसे ज्यादा यहां पर डील किया जाता है वो मोरल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, मोरल सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहां पर। एथिक्स जो डील करे, जो एथिक्स यहां पर रोल प्ले करेगा, जो डील करेगा वो किसके साथ में? मोरल वैल्यूज के ऊपर, मोरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यानी नैतिकता होनी चाहिए यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहां पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है? Which statement best reflect the reality of business ethics as opposed to a common myth? है ना, अगर हम कॉमन मिथ की बात करते हैं यहां पर, वो कौन सी है? Which statement best reflect the reality of business ethics as a opposed to a common myth? ऑप्शन नंबर ए कहता है business ethics fundamentally changes people behavior, preventing them from realizing their full potential. बी कहता है एथिकल जो डिलीमास हैं इन बिजनेस आर रेयर, सो एम्प्लॉयज डू नॉट रिक्वायर एथिक्स ट्रेनिंग। गलत है ये बात। सी कहता है बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व मैनेजिंग वैल्यूज एंड रिवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, और बिजनेस एथिक्स इज ए टेम्पररी ट्रेंड विद नो रियल इंपैक्ट ऑन दी डेली ऑपरेशंस ऑन दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे? आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर सी। जो बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स इन्वॉल्व मैनेजिंग वैल्यूज। जो बिजनेस एथिक्स है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? वैल्यूज को मैनेज करने में, एंड इसके साथ साथ रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स। जो यहां पर इंडिविजुअल एथिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स है, इंडिविजुअल के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजोल्व करने में यहां पर ये एथिक्स जो है यहां पर हेल्प करता है। और इसके साथ साथ जो बिजनेस एथिक्स हैं उसमें वैल्यूज को मैनेज करने की बात आती है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी पर्सन की क्या यहां पर वैल्यू है। ठीक है, जो उसकी यहां पर वैल्यू होगी उसी से उसकी एथिकल जो चीजें हैं वो निकल कर आएगी। जिस पर्सन की जैसी वैल्यू होती है वो एथिकली वैसा ही बिहेव करता है, वो वैसे ही यहां पर डील करता है। तो इसमें हम किसके ऊपर टिक करेंगे? सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर एक जो है वो CSR आता है ना, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बिजनेस एथिक्स, इन दोनों को आप अलग कैसे करेंगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा यहां पर? तो अगर भाई यहां पर आप देखोगे जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो CSR के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो कंपनी है, उसको ये बोला जाता है कि जो भी आपका यहां पर नेट प्रॉफिट है ना, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट का आप यहां पर 2%, 2% यहां पर सोसाइटी की भलाई के लिए उसका यूज कीजिए। उस पैसे का जो इस्तेमाल है आप क्या कीजिए, उस पैसे का आप यहां पर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के भले के लिए उस पैसे का यूज कीजिए, उस पैसे का इस्तेमाल कीजिए यहां पर, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी को जो प्रॉफिट होता है अपना वो 2% कहाँ खर्च कर किया उसने? तो टाटा कंपनी ने अपना 2% प्रॉफिट का खर्च किया
जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, खास करके विलेज एरियाज में, वहां पर बच्चों को पीने के लिए साफ पानी मिल सके, इसके लिए टाटा कंपनी ने उन स्कूल्स में यहाँ पर आरओ लगवाए हैं, सो दैट बच्चों को पीने का साफ पानी मिल सके। तो ये काम टाटा कंपनी ने, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर के तहत अपने प्रॉफिट का 2% यूज किया है। और यहां पर सीएसआर के लिए कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें यहां पर कंपनीज को बोला गया है कि आप सीएसआर का यूज करना है, आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो चार ऑप्शन आई थिंक आप सभी ने पढ़ लिए होंगे, चारों के चारों जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ये चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। तो आप मेरे साथ में जो आंसर है अपना शेयर कीजिए कि इसमें हमें जो आंसर है वो कहां पर टिक करना है ना। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सीएसआर इज एन एस्पेक्ट ड्रिवन बिजनेस एथिक्स दैट इज फोकसिंग ऑन द कंपनीज इंपैक्ट ऑफ द सोसाइटी। देखो सीएसआर क्या बोलता है, सीएसआर ये बोलता है कि सीएसआर क्यों इंप्लीमेंट किया गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों क्या है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी जो कंपनी है, किसी कंपनी का जन्म सोसाइटी में होता है ना। कोई भी कंपनी सोसाइटी में बनती है, यहाँ पर वो वहीं पर ग्रो करती है ना, वहीं पर छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी बन जाती है, कंपनी एक्सपेंड हो जाती है। तो ऐसे केस में कंपनी का दायित्व बनता है, कंपनी की लायबिलिटी है एक तरीके से, कि वो यहाँ पर है ना, सोसाइटी ने इस कंपनी को बनाया है तो वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, यहाँ पर रिटर्न में सोसाइटी को दे यहाँ पर। तो वही है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तो आंसर कौन सा होगा? इसमें हम बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग ए लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंडस्ट्री? डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी? इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए? इनमें से कौन सा है जो हमारे आंसर को जस्टिफाई करेगा, जो हमारे आंसर को सही ठहराएगा? तो कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं, है ना। जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं इसमें। तो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स जो प्राइमरी कंसर्न विद प्रोवाइडिंग लेवल प्लेइंग फील्ड इन द इंडस्ट्री? तो डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी? तो वो है यहाँ पर फेयरनेस। तो हमें अपने क्लाइंट के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है? यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करना है, हमें अपने सभी कस्टमर को इक्वली ट्रीट करना है। यहाँ पर फेयरनेस क्या कहता है कि हमें यहाँ पर अपने कस्टमर को सभी को इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो लो इनकम ग्रुप से हो, मिडिल इनकम ग्रुप से हो, हाई इनकम ग्रुप से हो, सारे कस्टमर हमारे लिए एक समान है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स है दैट इज फेयरनेस। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, और इसके आगे के जो पॉइंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज आप सभी को 8 PM पर जो क्लास प्रोवाइड की जाएंगी उसमें यहां से आगे के पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे के पॉइंट बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बाय ensuring that all employees receive equal pay regards of their roles. B कहता है by promoting anti-competitive practices such as price fixing to increase profits. B कहता है by building a foundation of trust with employees, customers and other stakeholders through truthful and straightforward practices. D कहता है by focusing solely on profit making regardless of the means employed. तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी यानी ईमानदारी की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के सक्सेस में कैसे यहां पर हेल्प करता है? तो भाई ये ध्यान रखना है, जब हम जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ में, अपने कस्टमर के साथ में ईमानदार रहता है, ठीक है, ऑनेस्टी होती है, तो उससे यहां पर चाहे एम्प्लॉयज हो, कस्टमर हो, अदर स्टेक होल्डर्स हो, उसके बीच में जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है यहाँ पर। क्योंकि जब आप किसी के प्रति ईमानदार रहेंगे ना, जब किसी के प्रति आप ईमानदार रहेंगे तो वो आपके ऊपर विश्वास करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा यहाँ पर,
कि भाई ये बहुत ईमानदार व्यक्ति, बहुत ऑनेस्ट है ये, ठीक है, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। जैसे टाटा कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रही है तो आपको विश्वास है, ट्रस्ट है कि भाई टाटा कंपनी का प्रोडक्ट है तो मतलब क्वालिटी तो होगी। प्रोडक्ट महंगा जरूर होगा लेकिन क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, आपका इस बात को लेकर ट्रस्ट है। तो उसी की बात है यहाँ पर। तो जो प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी है, बाय बिल्डिंग ए फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट विद एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर थ्रू ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ ट्रस्टशिप एज एक्सप्लेन बाय महात्मा गांधी जी, हाउ शुड कैपिटलिस्ट व्यू देयर वेल्थ। जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपनी वेल्थ को कैसे देखते हैं यहाँ पर, है ना। जो ट्रस्टशिप, जो फिलोसफी ऑफ ट्रस्टशिप है वो किस चीज को डिफाइन करती है, तो फिलोसफी ऑफ ट्रस्टशिप ये बताती है यहाँ पर, है ना। जो फिलोसफी ऑफ ट्रस्टशिप है वो ये डिफाइन करती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, वहां पर अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अकेला मैनेजमेंट उसको रन नहीं कर सकता, और अकेले अकेले जो स्टाफ है वो इसको रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों पिलर हैं, दोनों मिलके काम करेंगे तभी वो कंपनी रन करेंगी, तभी वो कोई फ्रूटफुल या कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा बना पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रस्टशिप है कि भाई जो स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, लेबर है, वो मैनेजमेंट के लिए काम करती है, और जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर स्टाफ या लेबर के लिए काम करता है। तो जब दोनों मिलके काम करते हैं तो तब यहाँ पर कुछ अच्छा बना पाते हैं। तो ये है फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टशिप। तो एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस ऑफ वर्कर्स एंड सोसाइटी टू बी मैनेज एज ए ट्रस्टी। तो यहां पर जो हार्ड वर्क है और सेक्रीफाइस है किसका, वर्कर्स का एंड सोसाइटी का, उससे यहां पर कोई कंपनी बनती है, कोई कंपनी बढ़ती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है यहाँ पर, है ना। और वो एज ए ट्रस्टी के तौर पर रोल प्ले करती है। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टाफ के लिए काम करें, और वहीं पर वर्कर्स की सोसाइटी है, स्टाफ की सोसाइटी होती है, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के लिए काम करें। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया में अगर देखोगे जो प्राइमरी पर्पस क्या है यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, है ना। जब इंडिया के अंदर किसकी बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिसेस हैं इंडिया के अंदर वो क्या रोल प्ले करती हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सोली फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू विदाउट रिगार्ड टू अदर स्टेक होल्डर्स। बी कहता है इंश्योर दी क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर दी ऑल स्टेक होल्डर्स थ्रू एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। सी कहता है टू अलाउ डायरेक्टर्स ऑफ ए फर्म टू ऑपरेट विदाउट एनी ओवरसाइट और कंट्रोल मैकेनिज्म। डी कहता है टू प्रायोरिटाइज इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज एग्जीक्यूटिव ओवर दोस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। तो भाई जब हम किसकी बात करेंगे, प्राइमरी पर्पस की बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, है ना, बिजनेस एथिक्स में। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें यहां पर किसी भी बिजनेस फर्म को क्या बोला गया है, जो भी इंडिया के अंदर काम कर रही है, कि भाई आप इंश्योर करें यहां पर टू इंश्योर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, चाहे वो इंटरनल स्टाफ की बात करते हैं, एक्सटर्नल, चाहे वो यहाँ पर कोई क्लाइंट हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे वो यहाँ पर इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, है ना, टैक्स अथॉरिटीज हो, कोई भी हो, यहाँ पर जितने भी सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए आप यहाँ पर काम करें, और एथिकल लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप देखते ही होंगे, अगर आप शेयर मार्केट थोड़ा बहुत देखते होंगे या शेयर्स में ट्रेड करते होंगे या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो आपको कई बार बोला जाता होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट को जरूर चेक कर लीजिए, उस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट कैसा है। अगर उस कंपनी का टॉप मैनेजमेंट अच्छा है, जो खराब कंपनी है वो भी अच्छा काम करेगी कि टॉप मैनेजमेंट बढ़िया है। तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, तो यहां पर ये टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में आता है। तो टॉप मैनेजमेंट को
प्रायोरिटी में रखना है कि जितने सारे स्टेक होल्डर हैं उनके लिए हमें अच्छा करना है यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एथिकल लीडर्स ड्यूरिंग ए क्राइसिस सिचुएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर जो एथिकल लीडर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। अगर कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन अराइज होती है, कोई क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, तो ऐसे केस में जो एथिकल लीडर्स हैं वो क्या रोल प्ले करेंगे, उनका रोल क्या रहने वाला है। तो भाई यहां पर जो एथिकल लीडर्स हैं, ठीक है, वो बाहर निकल कर आए, सामने निकल कर आए, यहां पर बताएं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या क्यों क्राइसिस वाली सिचुएशन आई, और उस क्राइसिस वाली सिचुएशन से हम कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे, उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे यहां पर, है ना। इन चीजों को भी डिफाइन करते हैं, इन चीजों को बताते हैं यहां पर। तो चार में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना, इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो भाई यहां पर रिकॉग्नाइज द क्राइसिस, है ना, जो क्राइसिस है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, बताएंगे क्या क्यों हुई है क्राइसिस वाली सिचुएशन, वार्न अदर्स एंड इनिशिएट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। यहां पर जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में जब नीरव मोदी वाला केस हुआ था, तो पंजाब नेशनल बैंक में क्राइसिस वाली सिचुएशन आई थी, हो गई थी। तो उस टाइम पर आपने देखा था जो टॉप मैनेजमेंट है वो मीडिया के सामने निकल कर आया था। टॉप मैनेजमेंट ने मीडिया को, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ठीक है, सो दैट जितने भी सारे स्टेक होल्डर हैं वो, है ना, मार्केट में रूमर्स ना फैले यहां पर। तो टॉप मैनेजमेंट बाहर निकल कर आया, उसने सारी, है ना, जो चीजें हैं, जो भी हुआ है वो सभी स्टेक होल्डर को बताया मीडिया के थ्रू। और उसके बाद में कि इस क्राइसिस वाली सिचुएशन से पंजाब नेशनल बैंक कैसे मीटअप कर रहा है, कैसे यहां पर बाहर निकलेगा, ठीक है, वो सारी बातें बताई। और तब जाकर पब्लिक का, लोगों का, स्टेक होल्डर का जो ट्रस्ट है वो पीएनबी में बना रहा, और आज के टाइम में जो पीएनबी है वो आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर जो एथिकल लीडर्स हैं उनका ये रोल रहता है, एथिकल लीडर्स को इसके ऊपर फोकस करने की रिक्वायरमेंट आती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और ये पोस्ट क्राइसिस स्टेज, जो क्राइसिस वाली स्टेज है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो 8 PM पर आज आपको क्लास मिलने वाली है, वहां पर ये सारे स्टेप्स मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, सारे स्टेप्स हम लोग बात करेंगे। In the context of organization response to a crisis, what is a crucial step during the post crisis stage? जब यहां पर पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, इस स्टेज में यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए क्राइसिस को लेकर, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्रूशियल स्टेप क्या है, यहां पर किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो रीबिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन इमेज एंड रीगेनिंग द स्टेक होल्डर ट्रस्ट, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है उसको दोबारा से रीबिल्ड करें, दोबारा से स्टेक होल्डर का जो ट्रस्ट है उसको गेन करें यहां पर, है ना। और ये किससे हो सकता है, अगर यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, वो इफेक्टिव है यहां पर, अगर वो उसके ऊपर जी जान से काम करते हैं, यहां पर सभी स्टेक होल्डर के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है मेरे साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को ऑडिबल है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है। तो भाई हम लोग आपके लिए डिस्कशन कर रहे हैं एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के बारे में, और ये है पीपीबी का मॉड्यूल डी, है ना। अगर मैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात करूं, तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा यहां पर मॉड्यूल डी में डिस्कशन चल रहा है। तो दिस इज यूनिट नंबर 51 एंड पार्ट 2। यूनिट नंबर 51 में हम यहां पर जो पार्ट 2 है उसमें डिस्कशन आपके लिए कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। एंड सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ओके। इस सब्जेक्ट में टोटल 55 यूनिट्स हैं, टोटल 55 यूनिट्स हैं, और वो यूनिट सारी की सारी आप तक पहुंच रही है, यहां पर इनकी प्रिपरेशन आपको यहां पर कराई जा रही है।
चलिए सिलसिला स्टार्ट करते हैं। एंड कैसे क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं, तो इसका मैं पार्ट 1 यस्टरडे कंप्लीट कर चुका हूं, और अगर आप इसका पार्ट 2 कवर करना चाहते हैं तो आज की क्लास में पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 की क्लास अवेलेबल है ऑफिसर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देख लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ डेली बेसिस पर हम पीपीबी की पेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर। और ये क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर। तो आप में से जो भी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है मॉर्निंग में 8 AM पर और इवनिंग में 8 PM पर, तो आज ही अपना एनरोलमेंट कर लीजिएगा जीआईबी के महापैक 2.0 में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जीआईबी के महापैक 2.0 में मॉर्निंग में और इवनिंग में ये क्लासेस हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर कीजिए यहां पर, है ना। इसमें हमें कहां पर टिक करना है, कौन सा है जो हमारे आंसर को जस्टिफाई करेगा, कौन सा है जो हमारे आंसर को सही बताएगा। इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ में अपना जो आंसर है वो शेयर करते चलिए यहां पर। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली 100% जो आंसर है वो यहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द एसेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स इन रिलेशन टू बिजनेस सक्सेस, है ना। अगर हम बिजनेस एथिक्स की रिलेशन को देखें बिजनेस सक्सेस के साथ में, तो कौन सा है जो यहाँ पर बेस्ट तरीके से उसको डिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो बिजनेस एथिक्स है इट इज एन ऑक्सीमोरोन बिकॉज एथिकल प्रैक्टिसेस ऑलवेज हायर बिजनेस सक्सेस। बी कहता है कि बिजनेस एथिक्स इज irrelevant as long as business is profitable and successful। सी कहता है कि जो एथिकल प्रैक्टिसेस हैं may be costly in short term but provide a significant competitive advantage in a long term run। डी कहता है ethical practices are necessarily for a business to survive and thrive in a competitive market। यहां पर इनमें से कौन सा है, तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे। सी हमारा करेक्ट आंसर। जो एथिकल प्रैक्टिसेस है यहां पर, अगर हम किसकी बात करें, एथिकल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो एथिकल प्रैक्टिसेस मे बी कॉस्टली इन शॉर्ट टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म में कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि एथिकल प्रैक्टिसेस को जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है ना। रूल रेगुलेशंस एथिक्स, है ना, इनको फॉलो करते हैं ना, तो इसकी अपनी कॉस्ट आती है, ठीक है। लेकिन लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में यहां पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। जैसे आपने टाटा देखा होगा, टाटा के जितने प्रोडक्ट हैं महंगे होते हैं, ठीक है। टाटा के जो प्रोडक्ट देखोगे, टाटा के प्रोडक्ट क्या होते हैं, महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर किसकी क्वालिटी की बात की जाए, तो क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो प्रोडक्ट आपको महंगा जरूर मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ट्रस्ट है वहां पर। टाटा एथिक्स को फॉलो करता है यहां पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहां पर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, अगर मैं बैंकिंग को ध्यान में रखूं, व्हाई इज एथिक्स कंसीडर क्रूशियल, है ना। अगर बैंकिंग को हम ध्यान में रखें, एथिक्स को यहां पर क्रूशियल, जरूरी क्यों माना जाता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यहां पर एथिक्स। तो यहां पर अगर आप देखोगे, इन चार में से कौन से ऑप्शन के ऊपर हम लोग टिक करें, है ना। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए कि भाई जो अगर बैंकिंग सेक्टर में एथिक्स को क्यों इंपॉर्टेंट माना गया है, तो वहां पर सबसे पहली जो है, सबसे जो फर्स्ट डिमांड है वो है ट्रस्ट, विश्वास। पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वो विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर रन करता है यहां पर।
पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर है ना किसके ऊपर, ट्रस्ट, विश्वास के ऊपर रन करता है, क्योंकि पब्लिक जो भी पैसा बैंक में जमा करती है उसमें यहां पर पब्लिक को ट्रस्ट होता है कि बैंक हमारा पैसा लेकर कहीं गायब नहीं होगा, और बैंक के ऊपर रेगुलेटर बैठा हुआ है यहां पर। तो ऐसे केस में बिकॉज एथिकल प्रैक्टिसेस हेल्प इन डीलिंग विद मोरल डिलीमास, अगर यहां पर डिलीमा वाली सिचुएशन आती है तो ऐसे केस में, और इसके साथ साथ बैंक की रेपुटेशन को सेफगार्ड करने के लिए, रिस्क को अवॉइड करने के लिए यहां पर, है ना, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का विश्वास, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो यहां पर बैंक में बना रहे, मेंटेन रहे यहां पर, एंड जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहां पर उसमें स्टेबिलिटी हो, बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे यहां पर, है ना। ऐसा ना हो कि बैंकों में या तो बहुत सारा पैसा आ रहा है या बहुत सारा पैसा निकल कर चला जा रहा है यहां पर, है ना, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा इसमें, इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग, इनमें से कौन सा है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग में कंसीडर नहीं करते, जो प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। इसमें ट्रस्ट इसका पार्ट नहीं है, इंटीग्रिटी इसका पार्ट नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका पार्ट नहीं है, या ट्रांसपेरेंसी इसका पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा है किसके ऊपर क्लिक किया जाए। तो जब भी हम एथिकल बैंकिंग में प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका पार्ट नहीं है यहां पर, ये मैंने आपको क्लास में बताया था यहां पर, ठीक है। तो इसमें ट्रस्ट आएगा, इंटीग्रिटी आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, रिलायबिलिटी आएगा, है ना। जो 4th नंबर का था वो कौन सा था, रिलायबिलिटी, 4थे नंबर का मैंने आपको रिलायबिलिटी बताया था यहां पर, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द पार्ट, तो क्वेश्चन आपसे नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहां पर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स व्हाट इज एन एथिकल डिलेमा, एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन क्या होती है यहां पर, या एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन कब अराइज होती है यहां पर। तो जब भी हम किसकी बात करेंगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, है ना, एथिकल डिलेमा क्या है। तो एथिकल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर दो सही चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, है ना, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है यहां पर, है ना। अब इन दोनों में से मैं कौन सा चूज करूं यहां पर, इन दोनों में से मैं कौन सा ऑप्ट करूं, ठीक है। तो अगर ऐसी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसे बोलते हैं यहां पर एथिकल डिलेमा, है ना, यानी एक तरह की कंफ्यूजन वाली सिचुएशन। तो अगर किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने एथिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो वो इस सिचुएशन से यहां पर बाहर निकल जाएगा, है ना, वो इन दोनों में से जो भी बेस्ट होगा उसको चूज कर लेगा। तो एथिकल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल मस्ट चूजन बिटवीन एक्शंस दे मे बी इवेल्युएटेड एज जस्ट और अनजस्ट, ऑफन ड्यू टू कंफ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल वैल्यूज यहां पर। तो जब भी पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल वैल्यूज के बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो उस टाइम पर किसी एक चीज को चूज करना होता है यहां पर, और उसे यहां पर, है ना, ऐसे जो कंफ्यूजन है उसे एथिकल डिलेमा कहते हैं यहां पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है, एथिकल डिलेमा का। जैसे एक, है ना, एक रूरल एरियाज में एक ब्रांच है ना, रूरल एरियाज में एक ब्रांच है वहां पर, एंड और वो जो गांव है, वो जो, है ना, वो जो विलेज है वो एक रिवर के किनारे पर है, ठीक है, एक रिवर के बैंक पर बसा हुआ है पूरा का पूरा विलेज, और पूरा का पूरा विलेज उस रिवर का जो पानी है ना, उसको पीने के लिए यूज करता है, अपने जो मवेशी हैं उनके लिए इस्तेमाल करता है, यहाँ पर सिंचाई के लिए वो सारा पानी यूज होता है ना, उस नदी का पानी, ठीक है। अब वहीं पर बैंक ब्रांच भी है। अब वहीं उस गांव, उस विलेज के पास में एक केमिकल फैक्ट्री सेटअप होनी है, वहां पर एक केमिकल फैक्ट्री को सेटअप किया जा रहा है, और उस फैक्ट्री का जो सारा वेस्टेज है वो यहाँ पर उस रिवर में जाएगा, और जिसकी वजह से वो रिवर पॉल्यूटेड हो जाएगी यहाँ पर। अब उस फैक्ट्री ने बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उस फैक्ट्री ने बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई, उसी जो उस विलेज में ब्रांच है उसके पास लोन के लिए अप्लाई किया। अब यहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर है वो कंफ्यूज है ना, इनका जो इनकी लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इनकी लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, क्या करना चाहिए।
है ना, उनके जो पर्सनल एथिक्स है वो बोल रहे हैं रिजेक्ट कर देनी चाहिए कि भाई अगर ये फैक्ट्री यहाँ पर लगेगी, है ना, सारा केमिकल नदी में जाएगा, यहाँ गांव के लोग सारे बीमार हो जाएंगे, है ना, सबको, है ना, तरह तरह की कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी, यहाँ के जो पशु हैं, जानवर हैं, मवेशी हैं, वो सब बीमार हो जाएंगे, है ना, खेती बाती चौपट हो जाएगी पूरा, है ना, विलेज ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर। उनके पर्सनल एथिक्स ये बोल रहे हैं कि रिजेक्ट कर दो यहाँ पर। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल जो एथिक्स है वो ये बोल रहे हैं कि भाई, है ना, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ, हमारे बैंक के पास बिजनेस आ रहा है, तो हमें लोन जो लोन एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है तो वो भी सही है, अगर वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है वो भी बात सही है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आ गई कि भाई इनमें से कौन सी सिचुएशन को चूज करें, है ना, किसको चूज करना चाहिए, उस फैक्ट्री की लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं यहाँ पर। तो दिस इज दी एथिकल डिलेमा, इसको क्या बोलेंगे, ये एक एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन होती है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग emphasize the importance of keeping customer clearly updated about their rights, obligations and all the aspect of the product and services offered to them। इनमें से प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट है, इंटीग्रिटी है, न्यूट्रलिटी है या ट्रांसपेरेंसी है, कौन सा प्रिंसिपल इस चीज को फॉलो करता है यहाँ पर। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग, एथिकल बैंकिंग का वो कौन सा प्रिंसिपल है जो एम्फेसाइज करता है इंपोर्टेंस ऑफ कीपिंग कस्टमर क्लियरली अपडेटेड, हमें अपने कस्टमर को अपडेटेड रखना है यहाँ पर, है ना, उसके राइट्स के बारे में, उसके अधिकार के बारे में, उसकी ऑब्लिगेशंस के बारे में। कोई भी अगर नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आता है यहाँ पर, है ना, जो नया प्रोडक्ट या सर्विसेज आ रहा है उसके बारे में कस्टमर को बताएं, कस्टमर को ऑफर करें यहाँ पर। तो इट इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी या ट्रांसपेरेंसी। तो इट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना, ये किसमें, ये यहां पर ट्रांसपेरेंसी का पार्ट होगा, दिस इज कवर्ड अंडर द ट्रांसपेरेंसी। तो यहां पर हमें अपने कस्टमर के प्रति क्या है, ट्रांसपेरेंट रहना है, अपने कस्टमर से कुछ भी छुपाना नहीं है। कस्टमर से अगर कोई चार्जेस लिए गए हैं, कोई चार्जेस कस्टमर के अकाउंट में अप्लाई किए गए हैं, तो ऐसे केस में कस्टमर को उसके बारे में बताना है, इन्फॉर्म करना है, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू यहाँ पर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल, इनमें से कौन सी यहां पर प्रोफेशनल की ड्यूटी नहीं है। तो इनमें से कोई 3 ऐसे ऑप्शन है जो प्रोफेशनल के ड्यूटी में आएंगे, बट इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इसका पार्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है इंगेजिंग इन कंडक्ट दैट माइट अफेक्ट रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी। बी कहता है टेकिंग रीजनेबल केयर एंड जजमेंट इन मेंटेनिंग इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। सी कहता है नॉट मेकिंग एनी मिसरिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट और सर्विस। डी कहता है कंप्लाइंग विद द लॉ इवन इन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो अगर हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, प्रोफेशनल, है ना, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं बैंकिंग में, तो यहाँ पर इंगेजिंग इन कंडक्ट दैट माइट अफेक्ट द रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर हमें बैंक ऐसे किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज नहीं करना है, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है ना, हमें ऐसी कोई भी बातें नहीं करनी है जिसकी वजह से बैंक की रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी के ऊपर यहाँ पर असर पड़े, जिसकी वजह से बैंक की यहाँ पर रेपुटेशन और इंटीग्रिटी यहाँ पर खराब हो, है ना, इसके ऐसी किसी भी चीजों में अपने आप को इंगेज नहीं करना है यहाँ पर। ये प्रोफेशनल चीजें बताती हैं यहाँ पर। टेकिंग रीजनेबल केयर एंड जजमेंट इन दी मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल सही है। नॉट मेकिंग एनी मिसरिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में कस्टमर को गलत नहीं बताना है यहाँ पर, है ना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में कंप्लाई विद दी लॉ इवन द इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन भी आती है तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर लॉ के साथ चलना है, जो लॉ कहता है उसके साथ में हमें आगे बढ़ना है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी सी डी करेक्ट हो जाएंगे, ए यहां पर रॉन्ग होगा। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है और उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस का कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई थी जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कंडक्ट हुई थी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर
mortgage brokers focusing solely on the quality of borrowers rather than business acquisition. B कहता है banks being cautious and conservative in their mortgage lending practices. C कहता है rating agencies providing unbiased and accurate rating for mortgage backed securities. डी कहता है मॉर्गेज ब्रोकर्स टारगेटिंग सब प्राइम जो बोरोवर्स हैं विदाउट कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ द बोरोवर. इनमें से किसके ऊपर टिक करें? जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस यहां पर कंडक्ट की गई थी, है ना, जो अगर आप देखोगे 2008 में जो है ना क्राइसिस आई थी यहां पर अमेरिका में, ठीक है, 2008 में जो क्राइसिस आई थी उसके पीछे बड़ा रीजन यही था कि यहां पर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ऐसे कस्टमर को भी लोन प्रोवाइड किया जिनके पास में रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास में भुगतान करने की पावर नहीं है, उनको भी यहां पर लेंडिंग की गई. तो मॉर्गेज ब्रोकर टारगेटिंग सब प्राइम बोरोवर विदाउट कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ द बोरोवर. ठीक है, बोरोवर की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए अगर लेंडिंग की जाती है, लोन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में जाके, है ना, यहां पर एक बबल बनेगा और फिर वो बबल बस्ट होगा ही होगा. यहां पर इसमें हम किसके ऊपर? डी के ऊपर टेक करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए. व्हाट इवेंट ट्रिगर द क्राइसिस एट सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया था. सत्यम कंप्यूटर वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था ये. ठीक है, तो अगर मैं सत्यम कंप्यूटर की बात करूं, व्हाट इवेंट ट्रिगर द क्राइसिस एट सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड. जो सत्यम कंप्यूटर वाला जो क्राइसिस वाली सिचुएशन ट्रिगर हुई थी वो किस वजह से थी? यहां पर कंपनीज अनाउंसमेंट ऑफ एक्वायरिंग ए सिग्निफिकेंट स्टेक इन दी माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड माइतास प्रॉपर्टीज लिमिटेड. बी द कंपनी रिसीविंग हाईएस्ट रैंकिंग इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सर्वे ऑफ 2005 फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस. एंड सी द कंपनीज डिसीजन टू फोकस सोनली ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. डी कहता है कंपनीज सक्सेसफुल लिस्टिंग ऑन द नेस्डेक इन द 1996. तो यहां पर जो सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड में जो क्राइसिस आई थी यहां पर, तो वो एक तो अकाउंट के साथ में हेराफेरी की गई थी, है ना, जो भी यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, अकाउंट्स हैं, उसमें जो डेटा है वो गलत तरीके से दिखाया गया था. एक तो वो था, और उसके बाद में जो कंपनी है, कंपनी यहां पर अनाउंसमेंट कर रही थी, है ना, कंपनी ने अनाउंसमेंट किया यहां पर कि डिफरेंट टाइप के जो बिजनेस हैं, है ना, उसका जो कोर बिजनेस है उससे हटकर दूसरे बिजनेस यहां पर करने उसने शुरू कर दिया यहां पर, है ना, माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, माइतास प्रॉपर्टीज लिमिटेड, है ना. यानी जो कंपनी एक आईटी कंपनी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, वो एंटर कर रही है कहां पर, है ना, कॉर्पोरेट, है ना, जो यहां पर प्रॉपर्टीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल स्टेट में एंटर कर रही है यहां पर, और उसने उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी भी थी. ओके, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? ए के ऊपर टिक करेंगे. चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग. ये तो अभी हमने बात की यहां पर, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा यहां पर. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ इट. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहां पर. इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल इन द बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द प्रोफेशनल्स. तो बहुत सारे खास करके बैंकिंग प्रोफेशनल्स भी, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन फेस करते हैं. एथिकल डिलेमा मैंने अभी बात बताया यहाँ पर. एथिकल डिलेमा एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है ना, जहां पर दो सही चीजें हमारे सामने रखी हुई हैं और उनमें से हमें किसी एक को चूज करना है यहाँ पर. ठीक है, तो हम जब बैंकिंग प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो भाई एथिकल डिलेमा कैन अराइज ड्यू टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू कैन एंड कन्फ्लिक्ट विद यहाँ पर सोशल वैल्यूज यहाँ पर, है ना. अगर उसमें कोई यहाँ पर सिचुएशन अराइज होती है, कोई सिचुएशन देखने को मिलती है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए. इन सत्यम स्कैंडल, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा यहाँ पर. अगर मैं किसकी बात करूं, जो सत्यम स्कैंडल हुआ था यहाँ पर, इन सत्यम स्कैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वाज नॉट टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रिस्पॉन्स ऑफ मिस्टर, है ना, बी रामलिंगन राजूज कन्फेशन. यहां पर मिस्टर बी रामलिंगन राजू ने कन्फेशन दिया था यहाँ पर कि हाँ वो इसमें, ठीक है, वो इन चीजों में यहाँ पर इन्वॉल्व था. जो सत्यम स्कैंडल जब सामने निकल कर आया, तो कौन सा एक्शन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया यहाँ पर? अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
है ना, अरेस्ट ऑफ मिस्टर बी रामलिंगन राजू एंड मिस्टर बी रामाराजू, नेशनलाइजेशन ऑफ द कंपनी, एंड डी स्विफ्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चूजन प्रोफेशनल एज डायरेक्टर्स। यहां पर तो जो कंपनी है, कंपनी का जो नेशनलाइजेशन है वो यहां पर नहीं किया गया, है ना, कंपनी को नेशनलाइजेशन नहीं किया गया था यहां पर। ठीक है, तो अगर अब किसकी बात करते हैं तो ये जो सी है, सी हमारा आंसर, जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ए सही है यहाँ पर, बी सही है और डी सही है यहाँ पर। ये तीन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक्शन लिया था यहाँ पर, है ना। और ये थे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सत्यम कंप्यूटर का क्वेश्चन लास्ट टाइम, सत्यम कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सत्यम स्कैंडल से रिलेटेड लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और अब की बार भी कोई ना कोई इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट का आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। कितना स्कोर किया है आपने इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, वो आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ऑफिसर्स अडल्ट इन्फोर्समेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो ठीक है, ऑडिबल है, विजिबल है प्रॉपर्ली आप सभी को। इवनिंग में और मॉर्निंग में लगातार हम पीपीबी की जो क्लासेस हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी क्लासेस आपके लिए आ रही हैं। तो मॉर्निंग में जो पीपीबी की पेड क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की पेड क्लास मॉर्निंग में आ रही है 8 AM पर, सुबह 8 बजे क्लास मिल रही है। और इवनिंग में पीपीबी की जो पेड क्लास है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 8 PM पर। तो आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स इन क्लासेस को इंस्टेंट बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी कहां पर, ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी जीआईबी के महापैक 2.0 में। और जीआईबी के महापैक 2.0 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे आप, वहां पर आपको मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पीपीबी अभी बहुत जरूरी है ना। अभी आज के टाइम में अगर इस टाइम पर मैं बात करूं, इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आप ये दोनों टाइम पर जो क्लासेस हैं वो अटेंड करते रहें। मॉर्निंग में 8 AM पर भी क्लास अटेंड करते रहें, इवनिंग में 8 PM पर भी क्लास अटेंड करते रहें, है ना। तो पेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की। क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं इस पीपीबी के एग्जाम की बात करूं, आईआईएफएस एंड पीपीबी का जो पेपर है वो बैक टू बैक है, दोनों पेपर बैक टू बैक है, इसलिए आपको प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। एंड 8 PM पर जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम मॉड्यूल डी में एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो वहां पर हमने यूनिट नंबर 51 को कवर किया था। यूनिट नंबर 51 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आज कंप्लीट करा चुका हूं। आज आप इसको इसका जो पार्ट 3 है वो कराने वाले हैं, और पार्ट 3 कंप्लीट करने के बाद में ये यूनिट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चंस की फॉर्म में भी आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके पीछे ऐसी कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, है ना, जिसकी वजह से इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिली यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पर मॉर्गेज ब्रोकर्स फोकसिंग सोनली ऑन द क्वालिटी ऑफ बोरोवर्स रेदर देन बिजनेस एक्विजिशन। बी कहता है बोरोवर्स बीइंग कॉशियस एंड, तो अगर मैं किसकी बात करूं यहां पर, बैंक बीइंग कॉशियस एंड कंजर्वेटिव इन देयर मॉर्गेज लैंडिंग प्रैक्टिसेस। सी कहता है
रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइडिंग अनबियास्ड एंड एक्यूरेट रेटिंग फॉर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। एंड डी कहता है मॉर्गेज ब्रोकर्स टारगेटिंग सब प्राइम बोरोवर्स विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ बोरोवर्स। इनमें से हम कहां पर टिक करें? तो भाई यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा? तो मॉर्गेज ब्रोकर्स टारगेटिंग सब प्राइम जो बोरोवर्स हैं यहाँ पर, है ना, जो भी मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं उसमें टारगेट किया गया है किसको? जो सब प्राइम बोरोवर्स हैं उनको टारगेट किया गया विदाउट कंसिडरिंग द क्वालिटी ऑफ बोरोवर। बोरोवर की क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ये बोरोवर रीपेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को भी लोन प्रोवाइड कर दिया गया जिनके पास में रीपेमेंट कैपेसिटी यहां पर नहीं है ना, जिनके पास में रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है उनको भी टारगेट किया गया, यहां पर उनको भी लोन दे दिया। तो बाद में, है ना, इस तरह के जो लोन दिए गए हैं ये एक बबल क्रिएट होता गया, और ये जब बबल क्रिएट होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, कभी ना कभी वो बस्ट करेगा ही, और जब बस्ट करेगा तो चीजें धराशायी हो जाएगी यहाँ पर, और वही हुआ। ठीक है, वही हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट ट्रिगर द क्राइसिस ऑफ सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड। जो यहां पर सत्यम कंप्यूटर में क्राइसिस आई थी उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है यहाँ पर? व्हाट इवेंट ट्रिगर द क्राइसिस एट सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए कहता है कंपनीज अनाउंसमेंट ऑफ एक्वायरिंग ए सिग्निफिकेंट स्टेक इन दी माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड माइतास प्रॉपर्टीज लिमिटेड। बी कहता है यहां पर कंपनी रिसीविंग हाईएस्ट रैंकिंग इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सर्वे ऑफ 2005 फॉर दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सी कहता है द कंपनीज डिसीजन टू फोकस सोनली ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। डी कहता है कंपनी सक्सेसफुल लिस्टिंग ऑन द नेस्डैक इन 1996। इनमें से कहां टिक करें हम लोग? तो भाई हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ए। क्यों हो जाएगा आंसर? क्योंकि सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड ने अपने बैंक ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ी की थी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में मिलके, है ना। उस टाइम पर जो रामलिंगन राजू हैं उनका काफी इन्वॉल्वमेंट था, उसके लिए उनको जेल भी हुई थी यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर में। तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में मिलकर अकाउंट्स में गड़बड़ी की और डेटा गलत तरीके से दिखाए। और इसके साथ साथ जो कंपनी है सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड वो एक आईटी कंपनी थी, और वो अपने पैर कहाँ पसार रही थी, है ना, यहाँ पर रियल स्टेट में उन्होंने यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हम किसके ऊपर? ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बैंकिंग। इनमें से कौन सा यहाँ पर एथिकल बैंकिंग का प्रिंसिपल नहीं है? इंटीग्रिटी है, न्यूट्रलिटी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, या ट्रांसपेरेंसी है? इनमें से कौन सा है एथिकल बैंकिंग में नहीं आएगा? तो भाई एथिकल बैंकिंग में यहां पर नहीं आता है प्रॉफिटेबिलिटी इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना यहाँ पर एथिकल प्रिंसिपल नहीं है ना। इंटीग्रिटी इसका पार्ट होगा, न्यूट्रलिटी इसका पार्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, और एक प्रिंसिपल जो चौथे नंबर का आता है वो है यहाँ पर ट्रस्ट, है ना, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। जो फोर्थ नंबर का है वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पर ये चार प्रिंसिपल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द बैंकिंग में जो प्रोफेशनलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एथिकल डिलेमास फेस्ड बाय द प्रोफेशनल्स। जब यहाँ पर प्रोफेशनल्स के द्वारा, है ना, जब प्रोफेशनल्स को देखोगे आप, खास करके बैंक में भी आप बात करोगे तो एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन आती है यहाँ पर। तो जब एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन आती है यहाँ पर, ऐसे केस में, ठीक है, कौन सा जो ऑप्शन है वो इसको लेकर ट्रू होगा? ठीक है, तो हम किसकी प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं बैंकिंग में, कि बैंकिंग में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एथिकल डिलेमा को कैसे डील करते हैं यहाँ पर, या किस तरीके से वो एथिकल डिलेमा वाली सिचुएशन को यहाँ पर फेस करते हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा कारण होता है, वो है कि जो एथिकल डिलेमा है वो कहां से अराइज होता है? जब यहाँ पर कंफ्लिक्ट अराइज होता है, कंफ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू होता है, जो पर्सनल वैल्यूज होती है, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज होती है ना, जो पर्सनल वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज होती हैं, और कंफ्लिक्ट विद सोशल वैल्यूज, है ना। कई बार हमें हमारे पर्सनल एथिक्स बोलते हैं ये बात गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वहीं पर कई बार जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज हैं या जो यहाँ पर सोशल वैल्यूज हैं वो ये बोलती है कि ऐसा करना चाहिए यहाँ पर,
तो कई बार कंफ्लिक्ट होता है यहाँ पर। तो हमारे जो पर्सनल एथिक्स हैं और जो हमारे बिजनेस एथिक्स हैं उनके बीच में कई बार कंफ्लिक्ट देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इसमें हम किसके ऊपर, बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। इन दी सत्यम स्कैंडल, जो सत्यम स्कैंडल की बात कर रहे थे, इन दी सत्यम स्कैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वाज नॉट टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर बी रामलिंगन राजू's कन्फेशन। जो मिस्टर बी रामलिंगन राजू का कन्फेशन आया था उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं किया, क्या एक्शन उसके द्वारा नहीं लिया गया यहाँ पर। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिए थे लेकिन इनमें से कौन सा है जो उसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो सत्यम स्कैंडल सामने आया उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर दिए, नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें अपॉइंट कर दिए, ये बिल्कुल ये काम किया। उसके बाद में जो यहाँ पर है ना, जो पर्सन इस स्कैंडल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे है ना, उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया। तो मिस्टर बी रामलिंगन राजू एंड मिस्टर बी रामा राजू, ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, इन दोनों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो सत्यम कंप्यूटर है यहाँ पर है ना, सत्यम कंप्यूटर को नेशनलाइज कंपनी यहाँ पर बना दिया, ये बात गलत है यहाँ पर। सत्यम कंप्यूटर को यहाँ पर जो टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया था, तो यहाँ पर सत्यम कंप्यूटर फिर टेक महिंद्रा में सबस्यूम हो गई थी जाकर। उसके बाद में स्विफ्ट अपॉइंटमेंट ऑफ चूजन प्रोफेशनल एज डायरेक्टर्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है वो भी करेक्ट है, तो ए बी डी करेक्ट होगा, सी यहाँ पर रॉन्ग है, सी गलत है। चलिए आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, बेस्ड ऑन दी सत्यम स्कैंडल, ये जो सत्यम स्कैंडल सामने निकल कर आया, बेस्ड ऑन दी सत्यम स्कैंडल व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन दी डिटेक्टिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका काम यही होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गलत चल रहा है उसको डिस्क्लोज करना, उसको आइडेंटिफाई करना यहाँ पर। तो अगर सत्यम कंप्यूटर में ऐसा कुछ गलत चल रहा था यहाँ पर, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, उनको क्यों नहीं पता चल पाया, क्योंकि वो तो हर बोर्ड मीटिंग में कहीं ना कहीं रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्राइमरी रीजन क्या था यहाँ पर फेलियर का, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में पता नहीं चल पाया। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दे वीआर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दी कॉन्स्पेरेंसी, ठीक है, इस कॉन्स्पेरेंसी में उनका इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पर। बी कहता है दे लैक्ड दी नेसेसरी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, सी कहता है दे इग्नोर्ड दी सिग्निफिकेंट irregularities in the financial statement, and डी कहता है they were not provided with the financial statements। इनमें से हम कहां पर टिक करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हम यहां पर सी के ऊपर टिक करेंगे, they ignored the significant irregularities in the financial statements। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो यहाँ पर irregularities आ रही थी है ना, उसको उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं यहाँ पर, है ना। उन्हें लगा कि कंपनीज में तो ऐसा चलता ही रहता है ना, थोड़ा बहुत डेटा तो ऊपर नीचे होता ही होता है यहाँ पर। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट रोल डू एम्प्लॉयज प्ले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अनएथिकल एक्ट विद ए कंपनी। अगर यहाँ पर स्टाफ की बात करें, अगर एम्प्लॉयज की बात करते हैं, अगर हम स्टाफ की बात करते हैं, व्हाट रोल डू एम्प्लॉयज प्ले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अनएथिकल एक्ट विद ए कंपनी। एम्प्लॉय की तरफ से यहां पर क्या देखने को मिला। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एम्प्लॉयज आर ऑलवेज द इनिशिएटर ऑफ अनएथिकल एक्ट, यहां पर। बी कहता है कि एम्प्लॉयज आर ऑफन complicit in the unethical act due to various reasons, making internal checks and controls ineffective। सी कहता है employees are solely responsible for maintaining ethical standard and preventing unethical act। डी कहता है employees have no role in the execution of unethical act and are always victims। इनमें से कहां टिक करें हम लोग, तो ए बी सी डी में से कौन सा है जो हमारे आंसर को
करेक्ट करेगा यहाँ पर। तो भाई रही बात एम्प्लॉयज की, जो सत्यम स्कैंडल सामने निकल कर आया था उसमें जो एम्प्लॉयज हैं आर ऑफन कॉम्प्लिसिट इन द इन एथिकल एक्ट, उसके पीछे कई तरह के रीजन हो, है ना, उस तरह के उसके पीछे कई तरह के रीजन है, कई तरह के कारण है ना, उसके उसमें मेकिंग इंटरनल चेक्स, ठीक है, एंड उसके बाद में कंट्रोल इन इफेक्टिव, बहुत सारी जहां पर चेक एंड बैलेंसेस की बात आती है तो रामलिंगन राजू, है ना, और जो उनके साथी थे उन्होंने जहां पर चेक एंड बैलेंस की बातें आती हैं वो यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं उनके नजर में आने ही नहीं दिया, उनके कंट्रोल से बाहर रखा उसको, सो दैट उनको यहां पर पता ही ना चल पाए कि क्या चल रहा है यहां पर, ठीक है, जहां से चीजें लीक हो सकती थी, जहां से चीजें बाहर निकल कर आ सकती थी, है ना, उन चीजों के ऊपर उन्होंने पहले ही कंट्रोल करके रखा था कि भाई यहां से लीक हो सकता है, यहां पर किसी को मत आने दो, यहां से लीक हो सकता है, यहां पर किसी को मत आने दो, ठीक है। तो इस तरह का यहां पर एक जो ताना बाना है वो बुना गया था। इसमें बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बेस्ड ऑन द लर्निंग फ्रॉम द केस स्टडी व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यहां पर अगर हम इंपोर्टेंस की बात करते हैं, जो पोस्ट क्राइसिस को हैंडल कर, है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोस्ट क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने का यहां पर इंपोर्टेंस क्या है, कितना इंपोर्टेंट है ये जब इस तरह के जो इवेंट है वो हैपन होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग इज ओनली इंपोर्टेंट फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड हैज नो इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। बी कहता है यहां पर कि जो पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग है एज इट डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज स्विफ्ट प्रॉपर एक्शंस कैन लीड इट्स रिवाइवल यहां पर। और सी पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग शुड फोकस सोनली ऑन पनिशिंग दीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस एंड नोट ऑन रिवाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी कहता है यहां पर कि जो पोस्ट क्राइसिस है, पोस्ट क्राइसिस हैंडलिंग इज नॉट इंपोर्टेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन प्रिवेंटिंग क्राइसिस रेदर देन डीलिंग विद देम। इनमें से किसके ऊपर टिक किया जाए? तो भाई अगर हम किसकी बात करते हैं, यहां पर पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन की बात करते हैं, तो ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोस्ट क्राइसिस वाली सिचुएशन को हैंडल करना वेरी क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी से यहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर कोर्स है ना, फ्यूचर में वो कंपनी कहां पर जाएगी वो निर्धारित होता है यहां पर। इसके साथ साथ स्विफ्ट प्रॉपर एक्शन कैन लीड टू बी रिवाइवल, और अगर यहां पर प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, प्रॉपर लीड किया जाता है कंपनी को, तो वो कंपनी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन रिवाइव हो जाएगी, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, उसके रिवाइव होने के जो चांसेस हैं वो यहां पर बढ़ जाते हैं। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, व्हाट वाज ए मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द बैंक्स फेलियर। अगर हम बैंक के फेलियर की बात करते हैं तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या देखने को मिला यहां पर, है ना, व्हाट वर द मेजर फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए कहता है द बैंक्स फोकस ऑन एक्सपेंडिंग इट्स ब्रांच नेटवर्क रैपिडली। बी कहता है बैंक्स स्ट्रिक्ट एडहियरेंस टू रेगुलेटरी स्टिपुलेशंस, एंड सी द अनएथिकल एंड इनरिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से अनएथिकल और इररिस्पॉन्सिबल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एग्जीक्यूट किया गया यहां पर, ठीक है। यहां पर जो अकाउंट्स हैं उनका मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया, और जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर वो भी यहां पर एक्सेसिव थे, वो भी बहुत ज्यादा थे। तो ये एक मेन रीजन था, एक बड़ा कारण था यहां पर बैंक्स के फेलियर होने का, है ना। ये एक बड़ा जो रीजन है वो सामने निकल कर आया यहां पर कि भाई जो प्रमोटर्स हैं यहां पर बैंक के, वो अनएथिकल और इररिस्पॉन्सिबल जो प्रैक्टिसेस है उसमें इन्वॉल्व हैं यहां पर, है ना। अकाउंट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर अच्छे अच्छे डेटा दिखा रहे हैं। जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो एक्सेसिव है, यहां पर कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और इसकी वजह से जो चीजें हैं वो फिर बाद में बस्ट हो गई यहां पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन द लेसन लर्न फ्रॉम द केस स्टडी
व्हाट प्रिंसिपल वाज वायलेटेड बाय द प्रमोटर्स ग्रुप, जो प्रमोटर ग्रुप है उनकी तरफ से यहां पर क्या यहां पर वायलेशन देखने को मिला? तो प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, प्रिंसिपल ऑफ रैपिड एक्सपेंशन, सी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट ड्यू टू पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लैक ऑफ कंसर्न फॉर द नियरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, या डी प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस। इनमें से कौन सा है, किसके ऊपर टिक करें जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा? तो बिल्कुल यहां पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट, है ना। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट यहां पर हिट हुआ है ड्यू टू पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड जो लैक ऑफ कंसर्न ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो लोगों का जो विश्वास है इस तरीके से यहां पर बैंक में कम हो जाता है ना। उस बैंक के ऊपर डिपॉजिटर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं यहां पर, ठीक है। तो दीज आर दी सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यूनिट नंबर 51 के जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप सभी को प्रैक्टिस करा दिए हैं यहाँ पर। तो अच्छे से यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, एंड इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी ऑफिसर्स अडल्ट नोटिफिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जितने भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं वही सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी का वेलकम है। हमने यस्टरडे एक यूनिट डिस्कस की थी और जिसका नाम है यूनिट नंबर 55, है ना। इट इज द पार्ट ऑफ मॉड्यूल डी। ये किसका? मॉड्यूल डी का पार्ट है यहाँ पर, और मॉड्यूल डी की सबसे लास्ट यूनिट भी है यहाँ पर पीपीबी में, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ये पेपर बहुत ही लेंदी पेपर है ना। इस पेपर का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा सिलेबस है। इसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग नाम का ये पेपर है। और अगर इस पेपर में देखेंगे आप, पीपीबी वाले पेपर में देखेंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में, तो इसमें यहाँ पर आपको हमेशा टारगेट बना के चलना है कि इस पेपर में मुझे कम से कम 60 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, 60 प्लस नंबर इस पेपर में मुझे लेकर आने हैं यहाँ पर। ये हमेशा टारगेट बना के चलिए। और आज से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। जो क्लास है वो आपको 7 PM से मिलनी शुरू हो जाएगी। जेआईबी का क्रैश कोर्स आज से शुरू होने जा रहा है। 7 PM पर क्लास है, 8 PM पर क्लास है, और ये क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं आप सभी के लिए। ओके, तो आप में से जो भी इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज एनरोलमेंट करें जेआईबी के महापैक 2.0 में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 55, ये जो टॉपिक है इसका नाम है बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनेमिक्स। आप देख रहे हैं लगातार जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहे हैं, लगातार जो डायनेमिक्स हैं वो बदल रहे हैं यहाँ पर। चलिए तो क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो व्हाट हैज बीन इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अगर आप यहाँ पर देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आज के टाइम में अगर आईटी को देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि जो आईटी है, IT has decreased the complexity of banking and financial services. B कहता है IT has driven financial services business and is essential for survival and growth. D कहता है IT has made it less competitive for banks and financial institutions. और D कहता है यहाँ पर IT has reduced need for banks to reach
जियोग्राफिकली डिस्टेंट एंड डाइवर्सिफाइड मार्केट्स। यहाँ पर इनमें से किसके ऊपर टिक करे, कौन सा है जो हमारे करेक्ट आंसर को इंडिकेट करेगा। तो आज के टाइम में अगर आप आईटी को देखते हैं तो आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, दैट इज हैज अ ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस, इसने फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को ये ड्राइव कर रहा है। और सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए आज के टाइम में बैंक को अगर सर्वाइव करना है, बैंक को अगर आज के टाइम में ग्रो करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है, बैंक के लिए एसेंशियल है कि उसे यहां पर आईटी को ऑप्ट करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने यहां पर ऑप्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी ही आएगी। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ हैज द रोल ऑफ बैंक बीइंग कंसीडर फ्रेंडली चेंज ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। आप देख रहे हैं यहां पर कि जो बैंक है, बैंक के अगर हम रोल की बात करते हैं, बैंक का रोल क्या हो गया है, क्या बैंक का रोल कस्टमर फ्रेंडली है, क्या कस्टमर फ्रेंडली उसने अपने आप को चेंज किया है यहां पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं वो बहुत तेजी से यहां पर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं यहां पर। तो यहां भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी, इन चारों में से कौन सा है जिसके ऊपर टिक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बैंक इज नाउ कंसीडर कस्टमर फ्रेंडली बेस्ड सोली ऑन दी कर्टसी ऑफ इट्स ब्रांच सर्विसेज। तो ब्रांच सर्विसेज में यहां पर है ना, जो सर्विसेज हैं वो किसके साथ, यहां पर एक तरीके से जब जिसे बोलते तहजीब के साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो वो कस्टमर फ्रेंडली जो बेस्ड ब्रांचेस हैं वो यहां पर अब हो गई हैं। बी कहता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नाउ ऑफन एक्सप्रेस्ड इंस्टेंटली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स लाइक मोबाइल स्क्रीन। सी कहता है द रोल ऑफ ब्रांच मैनेजर इन रिजोल्विंग इश्यूज हैज बिकम मोर इंपोर्टेंट देन एवर। और डी कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ सर्विस इन दी ब्रांचेस इज नो लॉन्गर एज ए फैक्टर इन डिटरमाइनिंग ए बैंक्स कस्टमर फ्रेंडलीनेस। यहां पर इनमें से किसके ऊपर टिक करें, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, तो सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज नाउ ऑफन एक्सप्रेस्ड इंस्टेंटली थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, है ना। आज के टाइम में कस्टमर के सामने क्या है, मोबाइल स्क्रीन है, तो उसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ही बैंकिंग सर्विसेज यहां पर चाहिए, अपनी मोबाइल स्क्रीन के थ्रू ही वो बैंकिंग कंप्लीट करना चाहता है। तो जैसे वो आज के टाइम में है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, है ना, और यहाँ पर इस तरह के जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाता है, उसी तरीके से उसे यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज का भी चाहिए उसको, ऐसे ही इसको बैंकिंग सर्विसेज भी करनी है यहाँ पर। और यही फैसिलिटी आज के टाइम में कस्टमर को बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ हैज अडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इंपैक्टेड कस्टमर इंटरेक्शन विद द बैंक्स। अगर मैं किसकी बात करूं, यहां पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है, अगर हम यहां पर अडॉप्शंस की बात करते हैं, हाउ हैज द अडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपैक्टेड कस्टमर इंटरेक्शन विद द बैंक। तो कस्टमर के साथ में जो इंटरेक्शन है उसको यहां पर आईटी ने किस तरीके से यहां पर चेंज किया है, या किस तरीके से उसने अडॉप्ट किया है। यहां पर आज के समय में जो बैंक्स हैं वो यहां पर कस्टमर फ्रेंडली हो गए हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, ए क्या कहता है यहां पर कि जो आईटी है, आईटी हैज लिमिटेड कस्टमर इंटरेक्शन विद द बैंक टू फिजिकल ब्रांचेस ओनली। ये तो गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग है यहां पर, है ना। आज का टाइम जो फिजिकल ब्रांचेस का तो है नहीं, आज का टाइम तो डिजिटल एरा है आज के टाइम में। तो आईटी हैज मेड बैंकिंग सर्विसेज एक्सेसिबल ओनली थ्रू पर्सनल कंप्यूटर्स। सी कहता है आईटी हैज enabled customer to access banking services anytime anywhere even through smartphones। तो आज के टाइम में अगर कस्टमर बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहता है तो स्मार्टफोन के थ्रू कस्टमर यहां पर बैंकिंग सर्विसेज को ऑप्ट कर सकता है। तो आईटी ने क्या किया, आईटी ने अनेबल कर दिया कस्टमर को कि भाई वो बैंकिंग सर्विसेज को कहीं से भी किसी भी समय एक्सेस कर सकता है, उसके पास में बस अपना स्मार्टफोन होना चाहिए और स्मार्टफोन में इंटरनेट होना चाहिए यहाँ पर। और आजकल तो बिना इंटरनेट वाली भी जो बैंकिंग सर्विसेज है वो आ गई हैं, *99#, ठीक है, यूपीआई 123 पे बिना यहाँ पर इंटरनेट के भी यूज कर सकता है, बिना है ना, बिना स्मार्टफोन के भी यूज कर सकता है।
लेकिन अगर उसके पास में स्मार्टफोन है तो ज्यादा अच्छे से वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा और सारी सर्विसेज उसको मिल जाएंगी उसके मोबाइल पर ही। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? सी के ऊपर टिक करेंगे। चलिए उसके बाद में बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक्स कंसर्निंग कस्टमर डेटा। बैंक के पास में कस्टमर का डेटा होता है और जो कस्टमर का डेटा है वो यहां पर बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो हैकर्स हैं वो इस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, वो इस डेटा का गलत यूज करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये डेटा चाहिए। तो ऐसे केस में बैंक की जो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या है यहाँ पर कस्टमर के डेटा को लेकर, यहाँ पर है ना। बैंक्स की अगर हम कंसर्न्स की बात करें यहाँ पर, तो ए कहता है टू यूज कस्टमर डेटा फॉर मार्केटिंग पर्पस विदाउट कंसेंट, बी टू शेयर कस्टमर डेटा विद थर्ड पार्टीज फॉर प्रॉफिट, और सी कहता है टू प्रिवेंट डेटा लीकेज एंड मिसयूज इंश्योरिंग डेटा इज हैंडल्ड सिक्योरली एंड कॉन्फिडेंशियली, डी कहता है टू कलेक्ट एंड स्टोर डेटा कस्टमर डेटा विदाउट रिगार्ड फॉर सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो भाई अगर आप आज के समय में देखोगे, अगर आज के टाइम में देखोगे यहाँ पर, तो कस्टमर का डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए, कस्टमर के डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कस्टमर का जो डेटा है उसका यहाँ पर मिसयूज नहीं होना चाहिए, कस्टमर का डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए। और डेटा लीकेज आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे मैं भी आज के टाइम में देखता हूँ, मेरे पास में भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, है ना, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लेकर, लोन को लेकर कि क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, जिन बैंक से मैंने सर्विसेज नहीं भी ली है ना, जिन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने कभी भी सर्विसेज नहीं ली है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल भी बता सकता हूँ, मेरे पास में आरबीएल बैंक से कॉल आती है क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन के लिए, मैंने कभी वहां से सर्विस नहीं ली, ठीक है। मेरे पास जो कॉल है वो आती है कहाँ से, बजाज फाइनेंस से कॉल आती है, हालांकि मैंने कभी बजाज फाइनेंस की कोई सर्विस नहीं ली। तो उनके पास में मेरा मोबाइल नंबर, मेरा नाम, है ना, मेरा डेटा उनके पास पहुंचा कैसे, ठीक है। उन्हें कैसे पता कि मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, है ना, मेरा नाम क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है डेटा लीकेज होता है, डेटा लीकेज होता है, और जो डेटा लीकेज होता है फिर उसका यहाँ पर मिसयूज होता है। तो उनके पास में मेरा पैन नंबर भी होगा, है ना, उस पैन नंबर के बेसिस पर उन्होंने मेरा सिविल स्कोर चेक कर लिया होगा और उसके बाद फिर वो मुझे कॉल कर रहे हैं। तो ये जो है ना डेटा जो लीकेज होता है उसका मिसयूज होता है यहाँ पर। तो ऐसे केस में इंश्योर करना है कि डेटा इज हैंडल सिक्योरली एंड कॉन्फिडेंशियली, है ना, जो डेटा है वो यहाँ पर सिक्योर होना चाहिए, डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये बैंक को यहाँ पर इंश्योर करना है कि अपने सिस्टम से डेटा लीकेज ना हो। तो इसमें हम सी के ऊपर टिक करेंगे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फिनटेक इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मैं किसकी बात करूं, यहां पर फिनटेक की बात करूं, जो फिनटेक है उसका प्राइमरी रोल क्या है, फिनटेक ने क्या रोल प्ले किया है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फिनटेक इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी फॉर द डिलीवरी एंड फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बी कहता है टू रेगुलेट एंड मॉनिटर द आइदर बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, सी कहता है टू फैसिलिटेट डेटा लीकेज एंड शेयरिंग ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज, और डी कहता है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल अनसोलिसिटेड मार्केटिंग फोन कॉल्स टू बैंक कस्टमर्स। यहाँ पर इनमें से कौन सा है जो हमारे आंसर को इंडिकेट करेगा। तो अगर हम प्राइमरी रोल की बात करते हैं, प्राइमरी रोल क्या रहने वाला है फिनटेक का इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी रोल है फिनटेक का पूरा नाम क्या है, फिन का मतलब होता है फाइनेंस, फिन का मतलब फाइनेंस, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, इन दोनों शब्दों को जब मिला दोगे तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है फिनटेक। तो अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में की बात करता हूं तो यहां पर फिनटेक का प्राइमरी रोल क्या है, तो इसका प्राइमरी रोल है टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरी एंड फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना, ये इसका यहां पर इंपैक्ट आएगा। तो हम इसमें ए के ऊपर टिक करेंगे, ए हमारा
करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इनमें से ही आपको जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में मिल जाएंगे। तो मैं आपको हमेशा एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए आते हैं, सो दैट इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम में इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट कर लें। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पुट इन प्लेस बाय द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, आरबीआई की तरफ से यहां पर है ना एक इंट्रोड्यूस किया गया, एक चीज को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है अनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, इसको आरबीआई लेकर आया। क्यों लेकर आया आरबीआई इसको, आरबीआई ने क्यों इंट्रोड्यूस किया इसको यहां पर, इसके पीछे का पर्पस क्या है? तो इसमें भी हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए यहां पर। तो आरबीआई यहां पर जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लेकर आया है उसके पीछे का जो बड़ा रीजन ये है कि अगर कोई बैंक कोई इनोवेशन करना चाहता है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आना चाहता है, कोई नई सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, किसी नए बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो पहले उसे टेस्टिंग करने की रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई जो भी मैं इनोवेशन कर रहा हूं, जो भी नया प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर आ रहा हूं, कोई नया बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट कर रहा हूं, वो चलेगा या नहीं चलेगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो वहां पर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट आएगी, वहां पर टेस्ट करना होगा। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। तो आज के समय में बैंक यहां पर क्या कर सकते हैं, आज के टाइम में बैंक यहां पर इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। टू प्रोवाइड ए फॉर्मल रेगुलेटरी प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या बिजनेस मॉडल इन ए लाइव इन्वायरमेंट, ये बैंक आज के समय में यहां पर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी बैंक के पास में अवेलेबल है और ये बहुत अच्छी चीज है। यहां पर आरबीआई ने बहुत बढ़िया चीज इंट्रोड्यूस की। अगर कोई बैंक अपने यहां पर इनोवेशन करना चाहता है तो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो पहले टेस्टिंग करके उसको चेक कर सकते हैं यहां पर। तो बी के ऊपर टिक करेंगे, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सो दैट सारे क्वेश्चन अकाउंट में सेव हो जाएं और जब भी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहें, प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा ना हो क्वेश्चन छूट जाए आपसे। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अनेबलिंग अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी पुट इन प्लेस बाय द आरबीआई। तो यहां पर आरबीआई है ना, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का बड़ा रीजन क्या है यहां पर, टू फोस्टर रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन द फाइनेंशियल सर्विस एंड बीइंग बेनिफिट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को यहां पर ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएं, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा यहां पर फायदे पहुंचाएं और यहां पर एक रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेकर आ सके। जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें इनोवेशन बढ़ाएं यहां पर। जैसे आप देखोगे पेटीएम है, पेटीएम एक फिनटेक है। अगर इंडिया में आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखोगे बैंक है ना, बैंकिंग सेक्टर में या यहाँ पर पेमेंट सिस्टम में सबसे बड़ा जो अगर आप देखोगे कि सबसे बड़ा प्लेयर कौन है यहाँ पर फिनटेक में, तो फिनटेक में नाम आता है पेटीएम का। पेटीएम सबसे बड़ा है, हालांकि आरबीआई ने उसके ऊपर है ना थोड़ी अभी नकेल कसी हुई है क्योंकि उसने रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया है, बट सबसे बड़ा यहाँ पर प्लेयर वही है फिनटेक का। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई फॉर डेटा सिक्योरिटी इन द बैंक्स। जब हम डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर आरबीआई की तरफ से इनमें से कौन सी जो गाइडलाइंस है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। इन 4 में से वो कौन सा है जिसका इसमें नाम नहीं आता है यहाँ पर। तो ए बी सी डी इनमें से कौन सा है जिसके ऊपर टिक करें, तो कौन सा इसमें से रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पार्ट नहीं है। तो भाई यहां पर जो नाम आएगा, तो बैंक शुड इनक्रिप्ट कस्टमर जो अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन डेटा ओनली व्हेन इट इज स्टोर्ड नॉट व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बात गलत है। तो यहां पर आरबीआई ने बोला कि जब आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जब डेटा को स्टोर कर रहे हैं या डेटा को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहां पर जब डेटा को आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेज रहे हैं यहां पर, तो ऐसे केस में जो डेटा ट्रांजिट में होगा वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा यहां पर। तो इनक्रिप्टेड का मतलब मैंने बताया था आपको, इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि भाई जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम प्रवीण राणा है, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर कि
किसी बैंक के पास में मेरा मेरा अकाउंट होगा, और बैंक जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन करूंगा तो मेरी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो एक बैंक से किसी दूसरे बैंक के पास में जाएगी। जहां भी मैं कोई पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ, कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो बैंक जब मेरी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा तो वो इंक्रिप्शन फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे, है ना, इस तरीके से यहां पर इंक्रिप्शन फॉर्म में होगी यहां पर, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस तरह की ऐसी जो कुछ कोडिंग होकर चली जाएगी यहां पर। तो जब वो ट्रांजिट में होगा, तो अगर कोई हैकर डेटा को हैक भी करेगा तो उसे एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा ये एक्चुअल में मैसेज है क्या, है ना, 21 में यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है। वहां पर अगर कोई हैकर डेटा को हैक भी करेगा तो उसे ये डेटा मिलेगा वहां पर, और वो पहचान ही नहीं पाएगा ये है क्या। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन ब्रीच होती है तो उससे नुकसान होने से बच जाएगा यहाँ पर। ये तभी हो पाएगा अगर डेटा इंक्रिप्शन फॉर्म में जाएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड बाय द कमिटी हेडेड बाय द रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा फॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉज। तो डेटा प्रोटेक्शन लॉज के लिए जो रिटायर्ड जस्टिस हैं BN श्री कृष्णा, उनकी एक कमिटी बनाई थी, वो एक कमिटी को हेड कर रहे थे, और इस कमिटी ने 7 प्रिंसिपल प्रोवाइड किए, यहाँ पर 7 प्रिंसिपल दिए, जिसके बारे में हमने कल क्लास में डिस्कशन किया था। और इन 7 प्रिंसिपल में बताना है कि वो कौन सा एक प्रिंसिपल है जो इसका पार्ट यहां पर नहीं है, जो इसमें कवर नहीं होता। तो इसमें टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिज्म, अनलिमिटेड डेटा कलेक्शंस, इन्फॉर्म कंसेंट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ डेटा कंट्रोलर, इनमें से कौन सा है जो इसका पार्ट नहीं है। तो यहां पर अनलिमिटेड डेटा कलेक्शन, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट, है ना, जो अनलिमिटेड डेटा कलेक्शन है वो इसका पार्ट नहीं है, यहां पर वो इसमें कवर नहीं होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, और ये क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द 2 कैटेगरीज इनटू विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड, है ना। ये तो बड़े आराम से बता दोगे, ये तो, है ना, हलवा क्वेश्चन है इसका, तो है ना, एक फटाक से आंसर आएगा। तो अगर मैं 2 कैटेगरीज की बात करूं कि भाई यहां पर व्हाट आर 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज कौन सी है यहां पर जिसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको यहां पर डिवाइड किया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड करके रखा हुआ है। तो कॉपीराइट एंड पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स है, यहाँ पर कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क है, या पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स है, इनमें से कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जो नाम है वो किसका आ जाएगा, यहां पर पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। जो पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स हैं ये 2 कैटेगरीज हैं, है ना। उसके बाद में और जो भी आप देखोगे सब इसी के बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो ए भी कर सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सीक्वेंस में पहले पेटेंट्स आता है फिर कॉपीराइट्स आता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडमार्क देखो, ट्रेडमार्क इसी के अंडर में आ जाता है, जो ट्रेडमार्क है वो यहाँ पर इसी का पार्ट है, इन्हीं के अंडर में आता है, सब कैटेगरीज में आ जाता है। चलिए, तो सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है जल्दी से आप मेरे साथ में शेयर कर दीजिए कि भाई सब जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपने कितना स्कोर किया है, जल्दी जल्दी मेरे साथ शेयर कर दीजिए यहाँ पर। एंड आज से क्रैश कोर्स का जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है। जो क्लास है RBW की क्लास 7 PM पर रहेगी, PPB की जो क्लास है वो 8 PM पर रहेगी। तो आप में से जो भी आज उस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो आज आपके पास में आखिरी मौका है एनरोलमेंट करने का। तो सबसे बढ़िया तो क्या है, JIB का महापैक 2.0 है, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन रहेगा JIB का महापैक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करो, है ना, क्या सर्च करना है, अड्डा 24/7 सर्च कीजिए। सबसे ऊपर जो लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। इसको डाउनलोड करने के बाद में आप JIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करोगे। JIB CIB एग्जाम कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे JIB मई 2024 के ऊपर, और आज से, है ना, JIB मई 2024 के लिए क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है। बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं, बाइलिंगुअल भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो JIB का महापैक 2.0 है, डबल वैलिडिटी के साथ में ये आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करना है,
और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो सब कुछ मिलेंगी। जीआईबी का महापैक 2.0 आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाता है, तैयारी करवाता है। तो सिंपली आपको इसमें बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है और एक स्पेशल कोड रहेगा आपके लिए, कोड रहेगा Y195। ये कोड है, ये कोड टाइप करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये कोड टाइप करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो डायरेक्टली आपको 24,000 रुपीज का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। ओके, एंड जीआईबी का महापैक 2.0 आपको 5,999, तो 1% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन के थ्रू एनरोलमेंट करना है तो 300 रुपीज आपके और कम हो जाएंगे, तो 5,669 रुपीज है ना, 99 रुपीज, 5699 रुपए में, 5,699 रुपीज में पूरा कंप्लीट जीआईबी का महापैक 2.0 आपको मिल जाता है। और ये कोड यूज करेंगे Y195, डबल वैलिडिटी, और ये जो डिस्काउंट है 81% तक का वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ये कोड यूज करने पर 5,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपके अकाउंट में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें, एनरोलमेंट करें। जीआईबी के महापैक 2.0 में आज से ही आपको जो क्लासेस हैं क्रैश कोर्स की वो भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिनके पास ये है जीआईबी का महापैक। इसके साथ साथ हम एग्जाम से पहले रिवीजन बैच लेकर आएंगे। एग्जाम से पहले एएफएम के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का बैच आ रहा है। एग्जाम से पहले आपके लिए आरबीडब्ल्यू का पावर पैक बैच आ रहा है, ठीक है, जो आपको बूस्ट करता है उस टाइम पर आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा। तो वो भी आपको जीआईबी के महापैक 2.0 में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उन सभी बैचेस में आपको अलग से एनरोलमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।